आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ये सब जानते हैं, क्योंकि अस्पतालों में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करीब 25% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस साल भी 15% तक प्रीमियम बढ़ने की चर्चा ज़ोरों पर है। ऐसे में आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जानेंगे बढ़ते प्रीमियम के पीछे की वजह क्या है, क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है जिससे सस्ते इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी को मिल sके, और इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो सपना है, जो मुहिम है, उसे क्या इससे सपोर्ट मिलेगा। दूसरा कि सस्ता प्रीमियम कैसे हो पाएगा, ये उपभोक्ता के हित में भी हो, इंश्योरेंस कंपनीज के भी हित में हो, किसी को नुकसान ना हो, ये कैसे होगा। और एक पुरानी चर्चा है और जी बिजनेस इसको लगातार उठाता रहा है और इसे पार्लियामेंट्री पैनल ने भी रिकमेंड किया था। भारतीय संसद के एक पार्लियामेंट्री पैनल ने भी इसे रिकमेंड किया था। जीएसटी जो 18% लगाया जा रहा है उसे घटाया जाए। पार्लियामेंट्री पैनल की तो रिकमेंडेशन थी 12% पर, और हम तो कहते हैं कि और कम इसे किया जाए जीएसटी को, और ये सरकार कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या इसके इर्द गिर्द दिक्कतें हैं और समाधान कैसे निकले, एक सस्ता इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सुलभ हो जन जन को, इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों में इलाज का खर्च काफी अधिक बढ़ गया है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बीमार होने की स्थिति में आपकी जेब को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पिछले 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 25% तक बढ़ गया है। अब ये खबर है कि आने वाले दिनों में हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम 15% और बढ़ सकता है। प्रीमियम बढ़ने की बड़ी वजह बढ़ता क्लेम, मेडिकल इन्फ्लेशन बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हेल्थ पॉलिसी को बजट में नहीं लाया जा सकता है। इस समय चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस की, सभी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर 18% है। अगर सरकार 18% जीएसटी को घटाती है तो हेल्थ पॉलिसी लेने वालों पर प्रीमियम का खर्चा कम आएगा और लोग हेल्थ इंश्योरेंस आसानी से ले सकेंगे। बता दें कि भारत ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जहां हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की जीएसटी वसूली जाती है। अब आइए आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स देते हैं जिसके जरिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम का भार काफी हद तक कम कर सकते हैं। आप टॉपअप कवर ले सकते हैं। इसके अलावा नो क्लेम बोनस और रेस्टोरेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर मौजूदा कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट भी करा सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। आपको जितनी आवश्यकता है वही बीमा कवर खरीदें। इन स्मार्ट तरीकों से आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी हद तक कम कर सकते हैं। टॉपअप कवर क्या होता है, इसे भी जान लीजिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी का सप्लीमेंट हेल्थ प्लान होता है। इससे अफोर्डेबल प्रीमियम के कवर में बढ़ोतरी होती है। मौजूदा प्लान को टॉपअप से बढ़ाया जा सकता है। टॉपअप प्लान के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती। ऐसे में आप ऑनलाइन टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप कवर के फायदे क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। दरअसल नई पॉलिसी लेने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर मौजूदा पॉलिसी में आप 10 लाख रुपए के कवर में 10 लाख बढ़ाना चाहते हैं, नई पॉलिसी के मुकाबले टॉपअप में कम प्रीमियम देना होगा, क्योंकि टॉपअप प्लान की कॉस्ट डिडक्टिबल लिमिट से जुड़ी होती है। अगर आपके बीमारी का खर्चा लिमिट के पार होगा तभी टॉपअप शुरू होगा। बीमा पॉलिसी में पोर्ट की सुविधा होती है। अगर आप मौजूदा कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो उसे बदल सकते हैं। यही नहीं, कंपनी अगर प्रीमियम बढ़ाती है तो भी आप किसी दूसरी कंपनी में पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब घर में कोई इकलौता कमाने वाला हो। ऐसे में आप फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, जिसमें पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता को जोड़ सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान में कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिलता है। फैमिली फ्लोटर में एक ही प्लान में घर के सदस्यों का इलाज भी होता है। फैमिली प्लान में माता पिता को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पर भी जोड़ सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान का प्रीमियम इंडिविजुअल प्लान से सस्ता होता है। ये कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके हैं जिसके जरिए आप हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम में कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार हेल्थ पॉलिसी पर लगने वाली जीएसटी को 18% से कम कर दे तो हेल्थ पॉलिसी लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश साठे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व सदस्य हैं एडाई लाइफ एंड साथ ही साथ फॉर्मर ईडी रहे हैं एलआईसी के। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी, प्रेसिडेंट हैं सीआरओ यानी कि कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
साठे सर, पुरानी चर्चा है और काफ़ी ज्वलंत चर्चा है कि भाई प्रीमियम्स को कैसे सस्ता किया जाए। ये अभी ताज़ा जो सर्वे आया है इसमें 52% लोगों का ये मानना है कि पिछले 12 महीनों में 25% उनका हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया। ये मेरा भी, इसमें आप मुझे ऐड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी बड़ा है। क्या वाकई में ज़रूरत है सर इतने इजाफे की, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि प्रीमियम बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखना होगा कि प्रीमियम क्यों बढ़ा। ये लगता होगा आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसमें काफी मुनाफा कमाती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, उनको जो नुकसान हुआ है वो रिकवर करने के लिए प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। इसका वैज्ञानिक तौर पे हर साल ये देखा जाता है कि कितना प्रीमियम आया और कितने क्लेम्स गए, और उस हिसाब से फिर प्रीमियम एडजस्ट किया जाता है। अगर प्रीमियम कम करना है तो उसके लिए कुछ रास्ते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है, सिर्फ एक ही बंधन है कि उसकी आमदनी जो है वो 2.5 लाख से नीचे 2.4 या करीबन 2.5 लाख से नीचे सालाना की होनी चाहिए। अब ये अगर बढ़ा दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकते हैं। तो वैसे ही इसकी जो 5 लाख की मर्यादा है वो अगर बढ़ाई जाए तो 5 लाख की बजाय 10 लाख की जाए तो भी और ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें प्रीमियम कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। जहां तक इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज का सवाल है, प्रीमियम इसलिए भी बढ़ा है कि हॉस्पिटल्स का इसके बारे में अनुभव अच्छा नहीं है। जैसे कोई पहले हॉस्पिटल में जब जाता है तो सबसे पहले उसे सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। अब ये गलत है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहे या न रहे, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको चार्जेस लगाने हैं। मगर ये देखा गया है दरअसल कि कई हॉस्पिटल्स अगर बीमे की पॉलिसी है तो ज्यादा चार्ज लगाते हैं, और अगर नहीं है तो कम चार्ज लगाते हैं, जो सरासर गलत है। और वो गलत काम कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर किसी का कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर नॉट रेगुलेटेड। जैसे बीमा रेगुलेटेड है, बैंक्स रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, वैसे हॉस्पिटल्स जो है उस पर अगर रेगुलेटर कोई लाया गया तो ये गलत काम जो हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं। और प्रीमियम बढ़ने की ये भी एक वजह है कि हॉस्पिटल अनाप शनाप रेट्स लगा के क्लेम करते हैं, क्योंकि अगर 5 लाख का बीमा है तो वो इंश्योर करते हैं कि बिल 5 लाख से ऊपर आए। तो एक ताज़ा बट जो रिसेंट सर्वे था उस पर हमने सर चर्चा भी कराई थी। उसमें दरअसल स्थिति एकदम उलट थी। उलट ऐसे थी कि कोई व्यक्ति, अगर ये एक दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति थे, उनका व्यक्तिगत ये मामला था, फिर उजागर हुआ और काफ़ी उस पर चर्चा हुई। पाया ये गया कि जब वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जा रहे थे तो उनके जो बेड चार्जेस हैं, रूम चार्जेस हैं, डॉक्टर का जो विजिट है वो काफ़ी कम था। हॉस्पिटल्स का कहना है कि साहब हमारे टाई अप होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो हम उस केस में उनको वैसा रेट लगाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बिना इंश्योरेंस के अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहें तो वो बड़ा महंगा पड़ता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि काफ़ी इन्फ्लेटेड था वो। तो ये इस तरह की उलट स्थितियां भी हैं सर। नहीं, उसमें क्या है कि जिन हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप है, उनको ये बताया जाता है कि इतने बेड चार्ज, इतना ही आप चार्ज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। मगर कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं मगर वो टाई अप के साथ नहीं है, तो वहां जाने के बाद आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं और फिर रीइंबर्समेंट लेना पड़ता है। मगर अब हॉस्पिटल चुने कैसे? तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मुझे मिलना चाहिए जब मुझे कोई सर्जरी की जरूरत है। और हॉस्पिटल की चार्जेस जो इंश्योरेंस कंपनी देती है वो आपने चुना कैसे उसके ऊपर है। जैसे अगर आपने बेड चार्ज पे 5,000 पर डे की लिमिट है और आपने 10,000 का रूम लिया है तो आपको लगेगा 5,000 भर देंगे ऊपर का, मगर वैसे नहीं होता है। उस प्रपोर्शन में सारे चार्जेस बढ़ते हैं। हाँ। तो ये एक लोगों को भी मालूम नहीं रहता है कई बार। करेक्ट। तो उसके कारण बिल जो आता है वो आपको लगता होगा कि भाई 5,000 का 10,000 हो गया, 10 दिन एडमिट था तो 50,000 का ज्यादा दे देंगे, मगर वो 50,000 का ज्यादा नहीं होता है, वो करीबन 3 या 4 या 5 लाख का ज्यादा हो जाता है।
तो ये एक ये बात आपने होती है। इंपॉर्टेंट बात बोली सर। ये वाकई में लोग इसका जब कैलकुलेशंस करते हैं सुख सुविधाओं को नज़र में रखते हुए, लेकिन वो किस तरह से आगे किस उसी प्रोपोर्शन में बाकी खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप। अब मैं ज़रा शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। शर्मा जी, अब जैसा हमने अभी केस में देखा कि कुछ हॉस्पिटल्स का स्थिति ये है, ख़ास तौर से जो छोटे शहरों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है, और अगर इंश्योरेंस के वो पैनल में नहीं है तो फिर आपको क्लेम करना है। उस सूरत में कंज्यूमर के ऊपर मार पड़ रही है। अब अगर माना हॉस्पिटल्स पैनल में है, इंश्योरेंस आपको मिल गया, तो हॉस्पिटल्स जानबूझकर अनाप शनाप बिल बढ़ा देते हैं कि साहब इसकी जेब से थोड़ा ना जा रहा है, तो मैं ये भी जोड़ देता हूँ, ये भी जोड़ देता हूँ, और कंज्यूमर भी कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसका अपरोक्ष एक असर ये पड़ता है कि उसकी प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो हर जगह से कंज्यूमर मार खा रहा है। कैसे इसका निदान हो सर? फिर मैं आऊंगा कि अभी हमारा पेनिट्रेशन कितना है, क्या है, और वो क्यों आगे नहीं हो रहा है। ग्लोबल से मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल एक आम कंज्यूमर के नजरिए से सर। देखिए, ये जो पूरी चीजें चालू हुई, ये चालू हुई कोविड के टाइम से। कोविड के पहले तक कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस था बहुत रिलायबल था एक जनरल पब्लिक के लिए। कोविड के टाइम पे दो फायदे हुए। एक तो लोगों में जागरूकता आई हेल्थ को लेकर, और दूसरा ये हुआ कि जिनके पास इंश्योरेंस कवर था उन लोगों ने इस दौरान पे अपने क्लेम को रिम्बर्स करने का या कैशलेस हॉस्पिटल में जाके उसका फायदा लेने की कोशिश की। इससे हुआ ये कि जो इंश्योरेंस कंपनियां थी कि एक एवरेज क्लेम जो रेशियो होता था 60,000 का, वो बढ़ के हो गया 80 से 90,000 रुपए। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया इसको, जो भी इसका प्रीमियम आता है उसको बढ़ाने के लिए। मैं साथ ही साथ इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दो प्रकार के बिहेवियर होते हैं हॉस्पिटल के जब कोई भी पेशेंट या कंज्यूमर हॉस्पिटल में जाता है। अगर उसके पास इंश्योरेंस नहीं है तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि जो हम लोगों की भी फाइंडिंग्स होती है समय समय पे कि उसके जो चार्जेस और रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और अगर कोई इंश्योरेंस वाला आदमी जाता है हॉस्पिटल पे, पेशेंट जाता है, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक कंज्यूमर बिहेवियर को मानूंगा कि जब वो जाता है हॉस्पिटल में तो कहीं ना कहीं वहां पे भी वो लग्जरी ढूंढने लगता है, जिससे कैपिंग की वजह से उसके प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाती है। जनरली कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है तो एक बेसिक चीज ये होती है कि हमको ठीक होना है। वहां पे ये बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल रूम अगर है तो वहां पे ये बहुत ज्यादा अगर आप देखने लगे कि वो स्वीट होना चाहिए, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कि इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा होता है। करेक्ट। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली। ये थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर का भी है इशू। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है, अब उसके मूल मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है साठे सर कि क्या जीएसटी घटाने से कुछ राहत मिलेगी? 18% इतना ज़्यादा क्यों? पार्लियामेंट, जैसे मैंने कहा था, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फाइनेंस रिकमेंड कर चुका है 12%। हम तो कह रहे हैं कि लोवेस्ट रखिए इसको। कुछ बात बन पाएगी सर? मैंने इस पे मीडिया पे भी कई बार कहा है जी कि जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ का पेनिट्रेशन बहुत कम है और हर एक को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। अब जरूरत का मतलब क्या है? जैसे मुझे अनाज की जरूरत है जिसपे 0% से जीएसटी लगता है, वैसे ही मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो उस पे 18% जीएसटी लगाना ये एट्रोशियस है, ये बिल्कुल गलत है। इस पे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। ये बात मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि ये जब जरूरत है तो किसी भी जरूरत पे आप, जरूरतें जो है उनके खरीदी पे आप जीएसटी नहीं लगा रहे हो, तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे क्यों लगा रहे हो? ये लूट है सरासर मेरे हिसाब से। और ये अगर कम होगा तो बीमा धारक जो है उसकी भी जेब से कम पैसे जाएंगे। और जब प्रीमियम बढ़ता है तो बढ़े हुए प्रीमियम पे भी 18% देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उस पर कुछ न किए हुए ज्यादा अपनी इनकम बढ़ा रही है। ये सारासार गलत है, और इसका ये जो जीएसटी काउंसिल है उसने समाधान निकालना चाहिए और जीएसटी पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप जीएसटी रेट्स देखेंगे, अगर आप दुनिया से कंपेयर करेंगे उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस में, उसमें भी इंडिया सबसे ज़्यादा है। और पेनिट्रेशन के मामले में देखिए, ग्लोबल जो पेनिट्रेशन है मेरा ख्याल है कि 7.1 के आसपास है जीडीपी का। भारत का ये सिर्फ
4% है, और 4% में भी 3% लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, और सिर्फ 1% ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। अब आप सोचिए कितना, क्या पेनिट्रेशन की क्या स्थिति है, और उस पर लगने वाले चार्जेस की। दिस शुड हैव बीन गोज विदाउट, जैसे बोलते हैं गोज विदाउट सेइंग। जीएसटी काउंसिल को साफ तौर पर, अगर आप इंश्योरेंस फॉर ऑल का फलसफा लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही सोचना चाहिए। और आप किसका वेट कर रहे हैं? छोड़ दीजिए हमें, आपके अपने पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड कर रखा है। हालांकि वो 12% कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, सर तो कह रहे हैं 7.5 हटा ही दीजिए आप इसको, ये तो एसेंशियल सर्विसेज, ये तो जरूरत है। शर्मा जी, ये वक्त की जरूरत है कि सरकार इसको समझे अब। नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है वक्त की, क्योंकि आज भी आप देखिए कि 5 में से 2 परिवार के पास ही इंश्योरेंस है, जिसमें अगर हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है इंश्योरेंस की, अगर उसको भी मिला देते, मतलब इसके हिसाब से आधी आबादी के पास आज भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। अब जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये जो जनरल पब्लिक है, वो डिपेंड होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर, वहां पे भी सुविधा इतनी है नहीं। तो मेरा भी मानना है कि इसमें जीएसटी को हटा ही दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो इशू है, ये पूरी की पूरी हेल्थ कवर जब तक नहीं होगा, तब तक हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। अब आपको, हम दर्शकों को एक और अच्छी जानकारी देते हैं, क्यों हम आपको बता रहे हैं कि ये इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है, और अगर ये अफोर्डेबल हो गया तो कैसे बात बनेगी। आईसीएमआर की कल ही रिपोर्ट आई है, उसमें 56% बीमारियां आपके सामान्य खान पान से जुड़ी हुई हैं, ये साफ साफ बताया गया। अब इन बीमारियों के कारण आपका खर्च का बोझ, आप सोचिए कि कितना बढ़ जाएगा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, हम बार बार इस डेटा को आपके सामने रखते भी रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग बड़ी मुश्किल से अबव पॉवर्टी लाइन में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। एक बीमारी आती है, सिर्फ एक बीमारी, और तुरंत लाखों करोड़ों लोग सिर्फ एक बीमारी की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। अब आपको एक और अच्छा डेटा आपको बताते हैं, जो ये मैंने जिसकी बात की थी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब हो गया कि परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू जीडीपी। लेकिन एक और कैटेगरी इसकी होती है, वो होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। अब ये पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कही जाती है। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में ये कितनी है, अगर आप एवरेज निकालेंगे, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2022-23 का है, ये हिंदुस्तान में $92 है, और इसमें से भी 69 लाइफ इंश्योरेंस पे है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पे तो 22 है, सिर्फ $22। आप इतनी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, उसमें अभी भी एक अच्छा खासा चंक व्यक्ति खर्च करने को तैयार है, उसकी कमाई भी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप उसको मौका ही नहीं देंगे, इतने सारा उसको महंगा करके रखेंगे, तो कैसे बढ़ेगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये हम बहुत ही विनम्र विनती करना चाहते हैं जीएसटी काउंसिल से, सरकार से। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बीमारियों को देखते हुए, एक व्यक्ति के परिवार के ऊपर बीमारियों के पड़ने वाले बोझ को देखते हुए सरकार को तत्काल ही कदम उठाना चाहिए। साठे सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, अभी आईआरडीए ने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रोडक्ट रेगुलेशंस में बदलाव लाए हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज 65 साल के ऊपर के लोगों को बीमा नहीं देती थी, हेल्थ इंश्योरेंस। अब आईआरडीए ने कहा है कि कितनी भी उम्र हो, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। खैर, रिफ्यूज नहीं कर सकते का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से प्रीमियम जो होगा वो आप लगाइए, मगर ये अनअफोर्डेबल होने वाला है। अगर उम्र 90 साल का कोई गया और कहा कि मेरे पास अभी तक बीमा नहीं है मगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, तो हो सकता है कि 1 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उसको 30 या 40 हजार का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ टेक्निकल बात है, मगर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले जो 4 साल का वेटिंग पीरियड होता था, जैसे किसी को डायबिटीज है या हार्ट अटैक आके गया है, तो डायबिटीज या हार्ट अटैक के कारण अगर उसको एडमिट होना पड़ा तो 4 साल तक उसको पैसा नहीं मिलता था हॉस्पिटलाइजेशन का। 4 साल के बाद अगर हो गया तो मिलता था। अब ये रिड्यूस करके आईआरडी ने 36 महीने यानी 3 साल के लिए किया है, तो इसका भी असर कुछ प्रीमियम पे होने वाला है। उसी प्रकार से अगर 3 साल किसी ने प्रीमियम हर साल भरा है, उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इस बंदे ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी हेल्थ के बारे में 3 साल पहले, तो पहले इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिफ्यूज कर दी थी, जिसको रेपुडिएशन कहा जाता है। मगर अब आईआरडी ने कहा है कि 3 साल बाद कुछ भी वजह से आप उसका क्लेम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो।
इसका मतलब क्लेम देना ही पड़ेगा अगर नॉन डिस्क्लोजर भी किया है तो। अब इसके कारण भी खैर प्रीमियम बढ़ेगा, मगर 8-10 साल पहले जाके इंश्योरेंस कंपनीज देखती थी, कभी एडमिट हुआ है, कभी बीमारी कहीं कुछ हुई है, और उसका फायदा लेके उसका क्लेम रिफ्यूज करती थी। ये भी गलत था। अब ये आईआरडीए ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 3 साल के पहले आप कोई भी पूछ नहीं सकते हो कि भाई आपको 3 साल के पहले कुछ बीमारी हुई थी क्या। अगर हुई भी है और आपने डिस्क्लोज भी नहीं किया है तो भी आपको क्लेम देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी एक पुराना इशू रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं ओवर 65 ईयर्स, आप उनको, अब लाइफ का ऐसा पड़ाव है साहब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस की। वो जो 65 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत जीवन में तो पड़ती ही पड़ती है, उसके परिवार को भी अगर बुजुर्गों की सेवा करनी है तो एक आसरा रहता है इंश्योरेंस का। लेकिन वहाँ पर इस तरह के प्रावधान नहीं थे। अब इसको इडाई ने किया है, लेकिन देखिए चिंता वही है, घूम फिर के अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कैसे एक व्यक्ति, देखिए 65 साल से ऊपर की उम्र में ना डिग्निटी चाहिए होती है, डिग्निफाइड लाइफ चाहिए होती है। बुजुर्ग इस मानसिकता के साथ उम्र के अगले पड़ाव में जा रहा है कि साहब मैं बच्चों पर बोझ ना बन जाऊं, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या हो जाएगा। बच्चे इस सुबह शाम दिन रात ये शुक्र मना रहे हैं कि बस कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जितना कमाया था वो चला जाए। तो एक अजीब सा द्वंद्व परिवार में रहता है और ये डिग्निटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शर्मा सर, 65 साल से कम ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए हम तो कहते हैं आप इसको प्रीमियम में मत जोड़िए, सरकार आगे आए, या तो फ्री करिए और या सरकार उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे अपना, क्या प्रॉब्लम है। देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो जैसा हम लोगों ने इस चर्चा में किया कि अगर जीएसटी ही हट जाता है हाँ, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, न केवल बुजुर्गों के लिए और बाकी लोगों के लिए। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि 65 के बाद तो कोई ना कोई एक इंसान अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है अगर उसके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो 4 बेसिक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि पहला तो जीएसटी के ऊपर सरकार को बहुत संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए और इसको कम करें या खत्म करें। दूसरा कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी इस विषय पे संवेदनशील हो, क्योंकि कुछ टॉपअप तो हैं जो बहुत अच्छे हैं कंज्यूमर के हिसाब से, और कुछ टॉपअप ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, और कंपनियां उनको भी फोर्स करती हैं एड ऑन करने के लिए, जिससे कि प्रीमियम बढ़ता है। तीसरी चीज ये है कि कुछ कंपनियां भी ऑफर निकालती है कि अगर आप 2 या 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो 6 से 7% का प्रीमियम उनका कम हो जाता है। और चौथी चीज ये है कि मैं फिर ये बात अपनी दोहराना चाहूंगा कि इस देश को अभी भी इंश्योरेंस एजुकेशन की बहुत जरूरत है। इसके ऊपर भी एक पॉलिसी बननी चाहिए ताकि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाए और एक बेहतर हम लोग समाज का और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें। इसमें इडाई ने अच्छा काम किया है, जो अभी साठे सर जिनका जिक्र कर रहे थे कि पॉलिसी में बदलाव, इडाई ने तमाम इंश्योरेंस कंपनी को भी कहा है कि आप देखिए ये आपका भी काम है कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों में, तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज बढ़ाएं। बहरहाल साठे सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। एक ही बात कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है उसका 5 लाख का मैक्सिमम सीमा है उसकी, और उसमें भी सब लिमिट है। जैसे कैंसर अगर हो गया तो सिर्फ 2 लाख, हार्ट अटैक अगर आ गया और उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो सिर्फ 2 लाख, इस प्रकार से। तो सब लिमिट अगर है उसमें तो 5 लाख से बढ़ाकर अगर 10 लाख किया जाए, और उम्र 70 के आगे जो सीनियर सिटीजन है उनको इसमें शामिल होने की अगर सुविधा दी जाए, करेक्ट, तो दोनों की काम हो जाएंगे। एक तो ये जो डिग्निटी की आप बात कर रहे थे, तो 10 लाख का कवर काफी सिग्निफिकेंट होता है नहीं ऐसा नहीं, तो उनको भी ये सुविधा मिलेगी। और 5 लाख से 10 लाख होने के कारण जो आम जनता है, और तीसरी बात यह है कि जो अभी 2.4 लाख का लिमिट है वो बढ़ा के अगर 5 लाख किया तो कई ऐसे लोग हैं कि जो इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक ही आखिरी की बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने एक सर्वे लिया है, वैसे कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसके इन्फ्रेंसेस ये थे कि आदमी अपनी उम्र में पूरे उम्र भर जितना खर्चा करता है उसका 80% उसका हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा होता है मरने के 2 साल पहले। माय गॉड, अब कौन कब मरने वाला है ये तो मालूम नहीं है। तो जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ये नजदीक आने वाला है। सही बात। और इनफैक्ट सर इनफैक्ट सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। और इनफैक्ट मैं सिंगापुर का स्टडी पढ़ रहा था, जापान का पढ़ रहा था, चाइना का पढ़ रहा था, जहां जहां उम्र दराज
लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है, हमको अपने बुजुर्गों की, देश को अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए रेडी रखना पड़ेगा। उस तरह की अभी से पॉलिसीज बनानी होंगी। अभी क्या है, इंडिया में सारा का सारा फोकस जो है वो प्रोडक्टिव एज की तरफ है, सारी पॉलिसीज बन रही हैं प्रोडक्टिव एज वाले लोगों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका 2040-45 के बाद बुजुर्ग होने की स्थिति में भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज हो रहे होंगे, उसमें पूरा वर्कफोर्स में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही होगी। उस समय के लिए हम क्या नीतियां बनाएंगे, उस पर आज से अगर विचार नहीं किया जाएगा तो फिर कब किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी चर्चा रही, सकारात्मक चर्चा रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश आटे सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। नवीन शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ले लेते हैं हमारे